Hello friends, welcome to our YouTube channel Study Like Easy. And today we will discuss chapter number 1 of class 8th Political Science, the Indian Constitution. So guys, this is our part 2 and in this video we will discuss why does a country need a constitution. So guys, now let's start. So guys, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कि जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो इस टॉपिक में जनरली हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट। सो टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basic of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or, put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our societies. सो गाइज इसमें बता रखा है कि अगर हम आज के टाइम में देखें तो काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं वर्ल्ड में जिसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स क्या है, संविधान है। लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मीन्स मतलब कि जितनी भी लोकतांत्रिक देश है, तो उनके पास आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा। ठीक है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होने की क्या है, संभावना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। कहने का मतलब ये कि काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। वो क्या हो सकती है, मोनार्की हो सकती है ना, या फिर डिक्टेटरशिप ऐसे हो सकती हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो क्या करता है, काफी सारे जो पर्पसेस उनको सर्व करके रखता है। कहने का मतलब ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले क्या करता है कि हमारे जो आइडियाज हैं उसको सामने रखता है। ठीक है, और ये क्या है, बेसिक मतलब कि इट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ आवर कंट्री। मीन्स हमारी कंट्री के लिए क्या करता है, ये एक बुनियाद है ना, एक बेसिक काइंड है जिससे कि जो सिटीजन है जहाँ पर रहते हैं उससे वो क्या होते हैं, एस्पायर होते हैं। और इसमें हम जनरली कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बताता है कि व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, कि हमारी जो सोसाइटी है उसके फंडामेंटल नेचर्स क्या है। तो इसके बारे में क्या बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो पहला पॉइंट हमें ये मिलता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज। हमारी सोसाइटी के क्या फंडामेंटल नेचर्स है उसके बारे में बताता है। कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल। और मतलब कि हम सबको पता है कि जो कंट्री है वो आपकी काफी मतलब कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से बनी हुई है। who share certain belief but may not necessarily agree on all issues। तो देखो गाइस इसमें बता रखा है कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों से बनी हुई है। मतलब कि हर जगह आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग मिलेंगे, उनके बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं, है ना, इनकी लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, वो काफी अलग अलग टाइप के हमें लोग मिलेंगे। और ऐसा क्या होता है कि काफी सारे जो पीपल्स होते हैं वो कुछ इश्यूज पे क्या होते हैं, आपके अग्री होते हैं और कुछ इश्यूज पे अग्री नहीं होते हैं। तो एट दैट टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स हमारा जो संविधान है, वो क्या करता है, सबके लिए एक बेसिक रूल्स को फॉर्म करता है, बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉर्म करता है ताकि कंट्री में रहने वाले सभी लोग उसको उस संविधान को माने। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है हमें, फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, कि हमारी जो सोसाइटी उसके फंडामेंटल नेचर्स क्या है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें काफी ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, मीन्स अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, है ना। और एट दैट टाइम पे, इस टाइम पे हमें एक ऐसे संविधान की जरूरत है ताकि कंट्री में रहने वाले सब लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो, अग्री हो, है ना। तो ये क्या है, कुछ बेसिक रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं ताकि जो लोग हैं उनके बीच में एक पीस, मीन्स एक शांति बनी रहे। इसलिए क्या लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड
principles that all person in a country can agree upon as the basic of the way in which they want the country to be governed. So this include not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe that country should uphold. So as I told you, वही बता रखा गाइस. तो अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक को और एक अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. कौन से एग्जाम्पल के साथ? नेपाल के एग्जाम्पल के साथ. So देखो, let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal. So Nepal, a country that borders India on the north. Until recently, Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people movement in Nepal fought for several decades to stabilize democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. The people had to write a new constitution to stabilize Nepal as a democracy. So, the reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. So guys, इसमें जनरली आपको बता रखा है, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या बताता है, वो हमें फंडामेंटल नेचर्स बताता है सोसाइटी के. तो इसको ना हम एक मतलब कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. वो जो एग्जाम्पल है वो नेपाल है. ठीक है, तो आपको पता है कि नेपाल का है, हमारे जो इंडिया है उसके नॉर्थ साइड में बॉर्डर से क्या टच करता है. और आपको पता है कि पहले क्या था कि जो नेपाल था उसमें क्या थी, मोनार्की सिस्टम था. और जो प्रीवियस नेपाल का जो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था, मींस पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था. कब किया गया था? 1990 में उसको अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रिसाइडेड विद द किंग. और एट दैट टाइम पे क्या था कि मोनार्की सिस्टम था, तो उस समय आपका जो किंग था, है ना, मतलब कि किंग का राज चलता था. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, राजतंत्र था. लेकिन क्या हुआ कि हमें पता है कि काफी सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पर क्या थी, डेमोक्रेसी थी. जैसे कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, डेमोक्रेसी है. हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था. कब हुआ था? 1947 में, है ना. और उस टाइम पे और मतलब कि उस टाइम पे हमारा जो संविधान था वो कैसा था, डेमोक्रेटिक संविधान था. लेकिन अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो था उसका जो संविधान था वो क्या था, मोनार्की था, है ना. कब? 1990 में. तो एट दैट टाइम पे क्या हुआ कि काफी सारे जो लोग थे वो मतलब कि सोचने लगे कि हमारी कंट्री में भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए. हमारी कंट्री में भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे कि और जो कंट्रीज है उनके में है ना. तो इसलिए जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, काफी ज्यादा मेहनत की. और उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में जो डेमोक्रेसी थी वो क्या हुई, स्टेबलाइज हुई. और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नेपाल था उसका क्या था, कुछ प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन था. पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मीन्स पहला जो संविधान था उसको 1990 में क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, है ना. लेकिन क्या हुआ कि जब नेपाल इंडिपेंडेंट होता है तो उसके बाद क्या होता है कि नेपाल में भी एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाता है. अब मतलब कि अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि नेपाल के पास कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान होने के बावजूद भी नेपाल ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लिखा. तो वो इसलिए लिखा क्योंकि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका मोनार्की सिस्टम से था. क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, मोनार्की सिस्टम था, मीन्स राजतंत्र था. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपके राजतंत्र के हिसाब से होगा, है ना. लेकिन जब नेपाल इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था. उसमें सारे जो रूल्स और प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे, वो डेमोक्रेटिक थे, है ना. तो इसलिए उन्होंने क्या लिया था, इसलिए उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था. As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, need to change all its constitutive rules in order to user in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015.
The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. So guys, जैसे कि हमने फुटबॉल गेम में देखा कि फुटबॉल गेम के जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे, वो काफी ज्यादा अलग थे अगर हम दूसरे गेम के मुकाबले बात करें। जैसे कि हमने देखा था कि जब कभी गेम क्या होता है, चेंज होता है, तो उस टाइम पे उसके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, हमारा फुटबॉल गेम है, ठीक है, फुटबॉल गेम है। फुटबॉल गेम के जो रूल्स होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो क्या होंगे, एकदम डिफरेंट होंगे क्रिकेट गेम से। तो इसमें वही बता रखा है कि जब नेपाल मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हुआ, तो उस टाइम पे उसका जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स थे वो भी क्या हुए, चेंज हुए। जैसे कि मोनार्की सिस्टम के जो रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे, काफी ज्यादा डिफरेंट थे कंपैरिजन टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, जो मतलब कि डेमोक्रेसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुकाबले, है ना। तो वही बता रखा है। तो इसीलिए जो लोग थे उन्होंने क्या किया, नेपाल के जो पीपल्स थे उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी कंट्री के लिए क्या किया था, अडॉप्ट किया था। कब किया था, इन 2015 में। और ये जो स्ट्रगल था वो डेमोक्रेसी के लिए था। मीन्स नेपाल के जो लोग थे उन्होंने ये स्ट्रगल किया था, किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। सो द सेकंड And the second important purpose of a constitution is to define the nature of a country political system. For example, Nepal earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In countries that have adopted a democratic form of government. So guys, इसमें अब आपका जो second point है वो हमें बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कि उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या नेचर है उसको डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने 2 पॉइंट देखा। पहला देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेल अस दी फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज, हमारी सोसाइटी के क्या फंडामेंटल नेचर्स हैं उसके बारे में बताता है। क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कि उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में डिफाइन करता है। कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमने देखा था नेपाल में, तो नेपाल का जो पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नेपाल का जो पहला का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी, मोनार्की सिस्टम था, मींस राजतंत्र था। उसमें जो रूल करता था वो कौन करता था, किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। और जब उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया तो उस टाइम पे उनका जो सिस्टम था वो क्या हुई थी, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया था। सो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम आ गया था। सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल in line on certain important guidelines that govern decision making within the society. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, एक मतलब कि कंट्री को चलाने में, सोसाइटी को चलाने में और डिसीजन को लेने में और डिसीजन को बनाने में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर इसमें बता रखा है कि इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स so that they can exercise power responsibly on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. सो गाइज, अब देखो हमें पता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि हम अपने लीडर को खुद चूज करते हैं, है ना। हम अपने लीडर को क्या करते हैं, खुद चूज करते हैं, उसको क्या देते हैं, पावर देते हैं। और उस टाइम पे आप जो लीडर है, ठीक है, तो लीडर कहीं अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके, तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है पावरफुल अथॉरिटी से। जैसे कि देखो हमने किसको चूज किया, डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है कि हम अपने लीडर को खुद चूज करते हैं। हमने अब लीडर को वोट दिया और उसको खुद चूज किया, तो उस टाइम पे जो क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करेगा, हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। किससे, जो पावरफुल अथॉरिटीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ गार्ड प्रोवाइड करेगा। कहीं वो हम पे दमन ना करे, अपनी जो पावर है उसका मिसयूज ना कर सके। तो उसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। किससे, पावरफुल अथॉरिटीज से, है ना। अब हम इसको ना डिटेल में समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो इसमें बता रखा है कि सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली,
His classmates are not too fond of him. Miss Rahu, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Mind the class. Suresh start picking on Anil. So guys, देखो, तो जो सुरेश है वो क्या है, क्लास मॉनिटर है ना। तो क्या होता है कि उसकी जो टीचर है मिस राव, वो क्या करती हैं, क्लास से बाहर चली जाती है कुछ अर्जेंट वर्क के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मिस राव है वो क्या करती हैं, सुरेश को खड़ा कर देती हैं और बोलती हैं कि तुम पूरी क्लास को संभालो, माइंड करो उसको, ठीक है। तो एट द टाइम पे क्या होता है कि जो सुरेश है वो क्या करता है, अनिल को खड़ा कर देता है। सो अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिस राव। तो क्या होता है कि जो सुरेश है वो कहता है अनिल से कि अनिल, आज मैं तुम्हारी शिकायत मैम से करूंगा, ठीक है। बट व्हाट हैव आई डन। तो जो अनिल है वो कहता है कि लेकिन मैंने क्या किया। सो मैम, वाइल यू वर अवे, सो व्हेन मिस राहु रिटर्न टू द क्लास। तो क्या होता है कि जब जब कहते हैं मिस राहु मैम आती हैं क्लास में, तो एट द टाइम पे क्या होता है कि जो सुरेश है वो कहते हैं, मतलब कि टीचर से बोल देता है कि मैम जब आप गए थे तो जो अनिल है वो मतलब कि बहुत तेज बातें कर रहा था और पूरी क्लास को क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, और वो मेरी बात को सुन भी नहीं रहा था। तो वो ऐसे झूठे झूठे उस पर इल्जाम लगा देता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो टीचर है वो कहती है कि अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टूडे एंड राइट, आई विल नॉट डिसऑबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम। तो फिर क्या होता है, इसको 100 टाइम्स लिखने को मिल जाता है। सो बट मैम, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। तो फिर अनिल क्या बोलता है कि लेकिन मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। सो गाइज, इस स्टोरी से हमने क्या समझा, तो इस स्टोरी से हमने ये समझा कि जब सुरेश को पावर मिली तो उसने क्या किया कि पावर का मिसयूज किया। तो इसलिए क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है पावरफुल अथॉरिटी से, कि कहीं मतलब कि हमारे ऊपर कोई मतलब कि जैसे कि सुरेश ने अपनी पावर का मिसयूज किया, ऐसे ही लीडर अपनी पावर का मिसयूज ना करे। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ना। आई होप आपको ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ आया होगा। सो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन lay down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. So in the case of the Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in this section on fundamental rights. So do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from your class 7th book? तो ऐसी अगर हम कहते हैं इसको डेमोक्रेटिक सोसाइटी के पर्पज से देखिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं किसी पावरफुल अथॉरिटी से, कहीं वो अपनी जो पावर है उसको मिसयूज ना कर सके, पॉलिटिकल है ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स। तो यही बता रखा है कि इस केस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, जो कि हम कहते हैं अभी मतलब कि जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और मतलब कि अगर मतलब कि जो लीडर्स हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में मतलब कि डिसपॉइंट करते हैं या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या हमारा राइट है, तो हमारी क्या कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, सो जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सो आपको अब इसमें बोल रखा है कि डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक। तो क्लास 7th बुक में हमने किसके बारे में पढ़ा था। सो गाइस, क्लास 7th की बुक में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, जो कि क्या थे, एक दलित राइटर थे, है ना। तो उनके बारे में हमने डिस्कस क्या किया था। सो इन दैट चैप्टर मीन्स 7th क्लास की बुक में हमने मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जो ओम प्रकाश थे उन्होंने कितना मतलब कि दलित थे वो, तो उन्होंने क्या फेस किया था, डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, मीन्स भेदभाव को। सो यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी लेता है राइट टू इक्वालिटी की, कि हर पर्सन को क्या होगी, राइट टू इक्वालिटी होगी, और किसी भी नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो मतलब कि चाहे वो रिलीजन हो या फिर रेस हो या फिर कास्ट हो, जेंडर हो, है ना, या फिर बर्थ के प्लेस पे हो, तो उस टाइम पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसकी जो गारंटी है वो कौन लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेता है।
और ये क्या हमारी, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमारे एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सो फ्रेंड ने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के क्या फंडामेंटल नेचर्स हैं उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। एंड फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अस द नेचर ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम, कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इसके बारे में कौन बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। एंड देन थर्ड पॉइंट क्या था हमारा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड सेफगार्ड फ्रॉम द पावरफुल अथॉरिटीज, की जो पावरफुल अथॉरिटीज है उनसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि कहीं जो मेजोरिटी की जो पीपल्स है, मीन्स जो डोमिनेंट ग्रुप के जो लोग हैं वो कहीं अपनी पावर को मिसयूज, मतलब कि जो लेस पावरफुल पीपल हैं उनके ऊपर, उनके अगेंस्ट यूज ना करें। मीन्स जो लेस पावरफुल जो पीपल्स हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनको ना दबाया जाए। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसमें क्या है, एक गेम है। ठीक है, तो लड़कियां और बॉयज होते हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां होती हैं वो, उनकी जो मेजोरिटी होती है वो कम होती है, लेकिन जो बॉयज होते हैं उनकी मेजोरिटी ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि लेट प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, सो नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो इसमें बता रखा है कि जो गर्ल्स हैं उनकी क्या माइनॉरिटी है, मीन्स जो गर्ल है वो संख्या में क्या है, कम है, और जो लड़के हैं वो क्या है, संख्या में ज्यादा है। तो जो लड़कियां वो चाहती हैं कि बास्केटबॉल खेले, लेकिन जो लड़के वो क्या चाहते हैं, क्रिकेट खेलना। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर क्या होता है कि द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड। तो टीचर क्या करती है, बोलती है कि ऐसा करते हैं बच्ची, मतलब कि जो फुटबॉल, मतलब कि जो बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो, और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो। तो ऐसे वो क्या करती है, टॉस कराती है। टीचर क्या करती है, डिसाइड कराती है। ठीक है, डिसाइड करती है। तो जो लड़के हैं वो क्या हो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो क्रिकेट है वो कौन खेलना चाहते हैं, लड़के खेलना चाहते हैं। तो लड़के ने सारे ने हाथ खड़ा कर दिया, तो लड़के क्या है, जीत जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मेजोरिटी वो ज्यादा होती है। तो उस टाइम पे क्या है कि लड़का है वो क्या बोलता है कि हे वी वॉन, मीन्स वो जो लड़का वो चिढ़ाने लग जाता है कि देखो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। क्योंकि जो बॉयज होते हैं क्लासरूम में वो क्या होते हैं, ऑब्वियसली मेजोरिटी में होते हैं। तो क्या होता है कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉय वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। तो लड़की वो बोलती है कि हमेशा यही होता है कि बॉयज क्या मेजोरिटी में, तो वो जो चाहते हैं वही होता है। सो एट द एंड टाइम पे क्या हुआ कि जो लड़की है उनकी जो इच्छाएं हैं बास्केटबॉल खेलने की वो तो दब गई ना, क्योंकि वो क्या है, माइनॉरिटी में वो कम है, लेकिन जो बॉयज है वो क्या है, ज्यादा है, वो मेजोरिटी में है। तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनकी पूरी हुई, किनकी, बॉयज की, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। लेकिन जो माइनॉरिटी में जो गर्ल्स है उनकी जो इच्छाएं हैं वो दबा दी गई। तो एट द टाइम पे क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है कि कहीं जो जो माइनॉरिटी के जो पीपल्स है उनकी जो इच्छाएं हैं वो ना दबाई जाए। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बता रखा है कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन अ डेमोक्रेसी इज टू ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. So this storyboard below demonstrate one such situation in the class. So such unhealthy situation can occur in democratic society too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest. तो क्या हुआ, जैसे कि हमने इस सिचुएशन में देखा, तो इसमें आपको ये बता रखा है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है कि जो मेजोरिटी में जो पीपल्स होते हैं, है ना, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको मतलब कि माना जाता है। लेकिन जो माइनॉरिटी में जो पीपल्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है उनको दबाया ना जाए। तो एट दैट टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। बस आपको ना इसमें यही बता रखा है। सो एज दी अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट every society is prone to the tyranny of the majority, so the constitution usually contain rules that ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available to the majority. So another reason why we have a constitution, तो other reason हमें ये भी बता रखा है कि हमारे पास constitution क्यों है, क्योंकि previously to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority, means majority और minority पे डोमिनेशन को बचाया जाए, प्रिवेंट दिस ट्रेनी। तो एट द टाइम पे हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सो दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर, कि कहीं एक जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। तो एट द टाइम पे क्या है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको बस यही बता रखा है। ठीक है,
and then third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issues that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. Look at the storyboard below to understand this better. तो गाइस इसमें अब हमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स जो नेक्स्ट पॉइंट ये बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें अपने आप से ही बचाता है। अब ये जो वर्ड सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से बचाता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो अब मैं आपको ना इसमें कुछ स्टोरी बोर्ड दे रखा है, तो इसके जरिए अब हम समझेंगे कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें अपने आप से बचाता है। तो क्या होता है कि सबनम इन अ फिक्स सी हैड अ डिसीजन टू मेक. So I have 2 chapters left to revise for tomorrow test, but it's time for my favorite TV program. I am dying to watch it, but if I do that, I won't have time to finish my revision. Sabnam, why are you looking so worried? I want to watch this TV program, but I have a test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watches TV tonight? Then I may not be tempted. तो गाइज इसमें ये बता रखा है कि जो सबनम है उसका क्या है, कल टेस्ट है स्कूल में और उसके 2 जो चैप्टर्स है वो रह रहे हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और जिस टाइम पे वो रिवाइज कर रही है ना तो उस टाइम पे उसका क्या है टीवी मतलब कि उसका कोई फेवरेट जो है वो टीवी प्रोग्राम आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सबनम है वो क्या करती है, वो उसका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम आता है तो वो उसको देखना भी चाहती है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि अगर मैंने देखा तो क्या होगा कि मेरे जो टेस्ट है उसमें बहुत कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो उसकी जो मदर्स होती है वो बोलती है सबनम वाई आर यू सो लुकिंग वरीड, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तो बोलती है कि क्या है कि फिर जो सबनम है वो बताती है कि आज मेरा मतलब कि कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और क्या कहते मेरा इस टाइम पे टीवी प्रोग्राम आ रहा है, आप सब लोग देख रहे हो, अगर आप कहते बंद कर दो देखना तो क्या होगा कि मैं नहीं देखूंगी, मेरा भी मन नहीं करेगा देखने का। फिर क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं टीवी बंद कर देते हैं और फिर क्या करती है जो सबनम होती है वो अपने 2 जो चैप्टर्स रह रहे होते हैं उसको रिवाइज कर लेती है। फिर क्या होता है कि जब वो अपना टेस्ट दे रही होती है तो एट द टाइम पे इट इज गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, तो वो सोचती है कि मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि मैंने टीवी नहीं देखी, और मैंने टीवी नहीं देखी इसके कारण क्या हुआ कि मैंने अपने 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया और क्या कहते हैं आज मैं टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। तो वो सोचती है कि अगर मैं टीवी देख लेती तो ऐसा जो मैं टेस्ट मतलब कि मेरे जो 2 चैप्टर्स जो रह रहे हैं वो रिवीजन नहीं हो पाते। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि हमें अपने आप से क्या है बचाया। जैसे कि जो सबनम थी उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स से सलाह ली कि पेरेंट्स से सलाह ली है ना, तो उनके पेरेंट्स ने उसको गाइड किया। एट द टाइम पे क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसको, तो क्या हुआ कि जो सबनम थी उसने क्या किया अपने आप को बचाया अपने गुड फैसले से, ठीक है। तो वही बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या करता है सेव करता है हमारे अपने आप के जो हमारे जो आइडियाज होते हैं या फिर हमारे जो फैसले होते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से देखें तो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believe in. For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party political has become so acrimonious that we need a strong dictators to set this right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run dictatorial rules goes against all their interest. So a good constitution does not allow these whims to change its basic structures. It does not allow the easy overthrow provision 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 that guarantee right of citizen and protect their freedom. So from the above discussion you will understand that the constitution play an important role in a democratic society. तो इसमें अब आपको यही बता रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है हमें खुद बचाता है कि हमारे जो डिसीजंस हैं वो गलत ना हो। तो एट द टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी हेल्प करता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में।
तो गाइस हमारा जो टॉपिक है वो हमारा फिनिश होता है। तो ये जो टॉपिक था हमारा कि वाई डू वी नीड अ कंट्री, तो इसमें हमने जनरली 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया। कौन से पॉइंट थे? पहला पॉइंट ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो टेल अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ अ सोसाइटीज, कि हमारी सोसाइटी क्या फंडामेंटल नेचर है इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन द नेचर ऑफ आवर कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कि उस कंट्री की पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो उसके बारे में बताता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड सेफगार्ड फ्रॉम द पावरफुल अथॉरिटीज, जो पावरफुल अथॉरिटीज हैं उनसे क्या प्रोवाइड करता है? सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूजिंग इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप, है ना। हमने जो फोर्थ पॉइंट था वो हमने ये डिस्कस किया था। और हमारा जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारे खुद के जो डिसीजंस होते हैं उससे बचाता है। तो गाइज आई होप आपको ये जो पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा, मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।